वैसे तो इस बार क्रेडिट पॉलिसी से किसी को भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गवर्नर राजन ने महंगाई को लेकर जो चिंता जताई उससे आगे की उम्मीदों पर सवालिया निशान जरूर लगता है। इकोनॉमी में कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं हैं कि आरबीआई को राहत की सांस लेने दें। ऐसे में आगे आरबीआई की नीतियों की दिशा क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष, थर्मेक्स के एमडी एमएस उन्नीकृष्णन और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। लेकिन आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज क्रेडिट पॉलिसी के बाद गवर्नर राजन ने क्या कहा। The inflation reading in April was higher than anybody in the markets or we expected. Now, going forward, we have to see how it pans out. It is 1 month's readings. We have to see how, as you said, the monsoon plays out, how that affects food prices. We have to look at supply management by the government. So, variety of factors will come into play. And I wouldn't term, I hate these bird analogies, hawkish, dovish, etc. I would just say it's a realistic assessment of the data that have come in. There are potential disinflationary pressures. There are also potential inflationary pressures. The net effect is we've put a little more weight on upside risk to inflation, but we have to wait and see. The target is obviously 5% by March 2017. That target is there for us to attain, and we have to figure out how to attain it. ओके, तो आरबीआई गवर्नर को महंगाई की चिंता सता रही है और इसलिए उन्होंने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। मिस्टर सिन्हा, लेकिन आप देखिए बाजार ने तो इस पॉलिसी को सेलिब्रेट किया है। ऐसा लगता है कि बाजार को भी समझ में आ रहा है कि आरबीआई गवर्नर वाकई में चिंतित नहीं है। वो तो आज नहीं बढ़ाना था रेट, इसलिए एक बहाना बताना था, तो उन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ गई है। अगर बढ़ाना होता तो कहते 1 महीने का आंकड़ा देखकर हम फैसला नहीं लेते, अगर घटाना होता तो घटा के कहते कि 1 महीने के आंकड़े से हम परेशान नहीं होते। बाजार ने शायद यही समझा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर बाजार की रैली आप आज की रैली देख रहे हैं तो वो इस बात से रिलेटेड नहीं है कि उन्होंने दर नहीं काटे या उनको दर काटना चाहिए था। आई थिंक ज्यादातर श्रेय आज की रैली को जाता है इस बात का कि जब उनसे ये पूछा गया कि वो सेकेंड टर्म के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, तो उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि उन्होंने अपने तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो कि ये जताए कि उन्हें सेकेंड टर्म इंटरेस्ट नहीं है। बाजार के पर्सपेक्टिव से उनका सेकेंड टर्म थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए क्योंकि 2-3 इवेंट्स हैं जो एक के बाद एक आने वाले हैं। एक तो बहुत बड़ा इवेंट है, वो है FCNRB डिपॉजिट्स की मैच्योरिटी सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में, और जिसमें करीब करीब $20 बिलियन का आउटफ्लो होने की संभावना है और इसके कारण करेंसी मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है। एक तो वो, दूसरा जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं USA में, ब्रिटेन में, यूरोप में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो आज स्ट्रेस्ड है, और उस सिचुएशन में अगर किसी ग्लोबल पर्सपेक्टिव की इकोनॉमिस्ट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर पद पे होना हमारे लिए एक मैं कहूँगा प्रिविलेज सिचुएशन है, तो उस बात से रिलेटेड है। और तीसरी जो बात है जिसको कि शायद मेरे ख्याल से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, लेकिन शायद बाजार उसको देख रहा है, वो ये आशंका कि शायद अगर वो सेकेंड टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज जो हैं वो भारत से बाहर जाने लगेंगे, क्योंकि उनको सेकेंड टर्म नहीं मिला है। मैं पर्सनली इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन जो पहली 2 इश्यूज हैं वो पहली ये कि किस तरह से करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करेगी इस मेजर फ्लाइट के समय, $20 बिलियन की फ्लाइट के समय, वो, और ग्लोबल सिचुएशन में भारत की अर्थव्यवस्था को मॉनेटरी पॉलिसी से क्या सहारा मिल सकता है, ये दोनों पर्सपेक्टिव जो है वो महत्वपूर्ण है। तो आज की रैली का श्रेय मैं उनके इस इशारे को दूंगा, इस बात को नहीं दूंगा कि उन्होंने रेट नहीं काटे या उन्होंने इशारा दिया है कि इन्फ्लेशन को वो उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी पिछले साल की रही है, मेरे ख्याल से उसका ज्यादातर श्रेय इन्फ्लेशन को कंटेन करने का मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं जाता, बट इस बात को जाता है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत जोर से नीचे आए और उसका फायदा हम लोगों को इन्फ्लेशन पर पड़ा। जो आगे का पर्सपेक्टिव है
मेरे ख्याल से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से उछले हैं पिछले 3-4-6 महीनों में, मेरे ख्याल से ये ट्रेंड बहुत जल्दी रिवर्स नहीं होगा। सो देयरफॉर वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारे साथ शायद रहेगी। तो ये चिंता है क्या? देखिए, ये मुद्दा उठा जरूर था। डॉक्टर घोष, आपकी राय इस पे लेना चाहेंगे, चूंकि ये महंगाई की बात उठी थी और डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ने जो एक्सप्लेन किया कि उनको लगता है कमोडिटी प्राइस में, खासतौर पे मेटल और ऑयल में कुछ टेम्परेरी रीजंस है जिनकी वजह से उछाल आया है। दरअसल आरबीआई को अभी इसकी चिंता नहीं है, वो इशारा जरूर कर रहे हैं। डॉक्टर घोष, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा है। आप दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ जी, मेरा सवाल ये था, जो संजय सिन्हा साहब कह रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ गए हैं, इस मुद्दे पर आरबीआई का व्यू जो हमें समझ में आया गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का, कि उन्होंने इशारा किया है कि कमोडिटी प्राइस बढ़ने से महंगाई पे दबाव है, लेकिन वो इससे चिंतित नहीं है। उनको नहीं लगता कि कमोडिटी में कोई नया बुल मार्केट शुरू हुआ है। आपका क्या कहना है? मैं आपका बात से और गवर्नर का बात से एकदम सहमत हूँ। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो गवर्नर अपसाइड रिस्क बोला इन्फ्लेशन में, ये एक स्ट्रेटेजी है। ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है, पहले भी गवर्नमेंट बोल चुका है। 3 चीज इसमें है, क्योंकि प्राइसेस जो 5% टारगेट है जनवरी 2017, उसका नीचे रहेंगे। पहला चीज, अगर आप पहले का भी पॉलिसी देखें, उस पर आरबीआई हैज टॉक्ड अबाउट अपसाइड रिस्क, बट उसके बाद एक्चुअली इन्फ्लेशन नीचे आए। आप जून का पॉलिसी देख लीजिए, सितंबर का पॉलिसी देख लीजिए, तो ये एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप अपसाइड रिस्क बोलते हैं तो इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशंस कंटेंट होते हैं। दूसरा जो बात है, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, जब भी मॉनसून थोड़ा डिलेड होता है और देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी कि मॉनसून काफी अच्छा होगा, तो इस बार मॉनसून थोड़ा सा डिलेड है, तो उसके लिए काफी अनुमान है कि मॉनसून अच्छा होगा, जैसे फोरकास्ट दिया है। और तीसरा जो कमोडिटी का बात आप बोल रहे हैं, उसमें अगर ऑयल को हम जोड़े, लास्ट 3 साल से आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस फर्स्ट हाफ में काफी स्ट्रांग रहता है, सेकंड हाफ में काफी वीक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साल जाते हैं, जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी का प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, ऑयल का प्राइसेस डाउन स्विंग होते हैं। तो ये सारे मुद्दा लेके मुझे आई थिंक आरबीआई हैज गिवन द परफेक्ट कॉल की अपसाइड रिस्क है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशंस भी कंटेंट होगा, और इन्फ्लेशन का जो 5% टारगेट के अंदर है, वो भी आराम से रीच हो जाएंगे जनवरी 2017 पर। ये आप थोड़ी उल्टी बात बता रहे हैं कि अगर आरबीआई कहता है कि महंगाई बढ़ने वाली है, तो उससे एक्सपेक्टेशन कम कैसे होगी? नहीं, देखिए, इसमें एक बात है कि एक्सपेक्टेशन अगर आप यील्ड को देखें, यील्ड में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आ जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नर का ये जो आरबीआई का पॉलिसी में जो सबसे जो अच्छा है गवर्नर का, उनका कम्युनिकेशन, और मार्केट को इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, इसके लिए मार्केट विल गेट एडेप्टेड। और अगर वो बोलते कि डाउनसाइड रिस्क है कि इन्फ्लेशन कम होगा, हो सकते थे कि मार्केट में ज्यादा पीपल कुड हैव टेकन लाइटली एंड इन्फ्लेशन कुड हैव इंक्रीज। एंड हार्ड टाइम क्या होता है, अगर आप देखें कि कोर इन्फ्लेशन के साथ फूड प्राइसेस, अगर फूड प्राइसेस के साथ जनरलाइज होकर कोर इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, तो ये लास्ट 2-3 साल में 2-3 पॉलिसी में अगर देखें, आरबीआई का स्ट्रेटेजी पॉलिसी अब अच्छे से खोले, उसमें अब हार्ड टाइम देखेंगे कि दे विल टॉक अबाउट एन अपसाइड रिस्क, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इन्फ्लेशन उससे नीचे आए। आई थिंक इससे कम्युनिकेशन मार्केट को अच्छा होता है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस एंकर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप बोले कि इन्फ्लेशन और नीचे जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, उसमें हो सकता है कि हार्ड टाइम इट कुड वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो इससे मुझे लगता है कि जो 5% टारगेट है, अभी फिलहाल वो सैक्रोसैंक्ट है, अगर बहुत कुछ एक्सीजेंसीज ना हो जाए, फॉर एग्जांपल मॉनसून अगर ठीक से नहीं हुआ, विच लुक्स अ वेरी इम्प्रोबेबल इवेंट एज ऑफ नाउ। ओके, मिस्टर उन्नीकृष्णन, आपका टेक अवे क्या था? क्या आप इस बात से निराश हैं कि उन्होंने ब्याज दरें घटाई नहीं? हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था प्रदीप की ब्याज का कमी होने वाला है, क्योंकि एक कंसेंसस था कि जो इंडिकेटर्स इसके पहले निकले हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन क्रॉसिंग 5 एंड बिकमिंग 5.29%, ऑलमोस्ट 5.3%, अनएक्सपेक्टेड था, और उतने क्लूज नहीं थे जिसके मुताबिक गवर्नर साहब ब्याज नीचे लेके आ सकते थे, और अगर नीचे भी लेके आते थे, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्वेस्टमेंट साइकिल में होने वाला भी नहीं था। इसलिए हमारा कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, पर बात है कि उन्होंने 2-3 जो बात बताया है,
जैसे कि रुपये के बारे में, जैसे अभी FCNR मैच्योरिटी तकरीबन $20 बिलियन की सितंबर के महीने में जो होने वाला है, उसकी काउंटर गारंटीज जो फॉरवर्ड किए हुए हैं उसमें शायद उनको डाउट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फेल होगा। ऑफ कोर्स डॉलर के लिए कुछ तकलीफ नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं, बट उन्हें बताया। पर अब डॉक्टर राजन साहब जैसे उतना ऊंच आदमी, उन्नति ऐसा हाई पोजीशन में जो, एंड द पर्सन समबडी लाइक हिम हु सो परफेक्ट टू ब्रिंग आउट एन इश्यू लाइक दिस, देयर मस्ट बी समथिंग रियली अंडरलाइंग। दैट इज ओनली कंसर्न दैट आई हैड। अदर देन दैट, नॉर्मली राजन साहब का तरफ से कुछ एडवाइजरी आते हैं, गाइडेंस आते हैं कि आगे कैसा होने वाला है, उतना क्लियर कट कुछ गाइडेंस उन्होंने ये बार नहीं दिया है। शायद उनकी टेन्योर की कमी का रहेगा, यानी तो there must be some reason. So otherwise it is on expected lines, Pradeep. There is nothing as a surprise for anyone. ये जो आपने बोला फॉरेक्स वाली जो बात कही डॉक्टर घोष, आपने क्या समझा इसमें? वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि लोग शायद डॉलर पे हेजिंग नहीं कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि लोगों को ऐसी अपेक्षा है कि रुपया आगे कमजोर होता रहेगा? क्या इशारा था उनका? देखिए, ये बात मैं पहले भी बोला है कि इशू इज नॉट द कवरिंग ऑफ द एंटायर रिस्क, जो आरबीआई ने सारे कवर करके रखा है, नॉट द कवरिंग ऑफ द रिस्क। इस पे बात यह है कि काउंटर पार्टी जिससे आपने आरबीआई के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने वो डॉलर आरबीआई को वेदर दे विल सप्लाई द डॉलर्स एट द टाइम्स ऑफ नीड। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आरबीआई किसी एक्सपोर्टर के साथ भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जैसे अगर आप एक्सपोर्ट ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट एक साल से जैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ नीचे जा रहा है, हो सकता है कि उसी टाइम भी एक्सपोर्ट ग्रोथ उसका नीचे रहा है, एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिला, उसके लिए आरबीआई को जाके बोले हमको ये कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करना है। अगर ऐसे आप बोलते आरबीआई को अगर जाके उन्होंने ये बोलते हैं, तो आरबीआई ओबियसली देन हैज टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स। तो उसको तब क्या करना पड़ेंगे, डॉलर उनको देना पड़ेंगे, लेकिन उसको रिजर्व्स के लेके, अगर उसको रिजर्व से लेके उन्होंने डॉलर देते हैं, सो दैट विल हैपन, दैट विल ड्रेन आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उसी टाइम आ सकते हैं, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा कि वो बात, दूसरा बात है इसके लिए बैंक का जो ट्रांसमिशन अभी चल रहा है, MCLR डिपॉजिट, उसके ऊपर भी असर पड़ सकते हैं। तो इसके लिए अगर रूपी को अगर आप टेंडेंसी देखें, तो हो सकता है कि उसी टाइम में रूपी में थोड़ा सा डेप्रिशिएटिंग बायस आ जाए, थोड़ा सा वोलाटिलिटी आ जाए, बट ये कॉम्प्लीटली डिपेंड करेंगे हाउ दी वेदर दी जो काउंटर पार्टीज आर रेनिगेटिंग ऑन देयर कमिटमेंट्स और नॉट। एक इंफॉर्मेशन जो उन्होंने एक तरह से रिवील कर दी अभी, जबकि मार्केट थोड़ा बुलिश मूड में है, तो ये थोड़ी डिस्काउंट हो जाएगी, झटका शायद कम लगेगा, ऐसा लगता है। ऐसी एक स्ट्रैटेजी यहां पे थी। संजय सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है, जब ये सितंबर से नवंबर के दौरान ये पैसे वापस जाएंगे जो FCNR के तहत आए हैं, और गवर्नर साहब ने कहा कि 20 बिलियन जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा, उससे कितना असर पड़ेगा हमारे मार्केट्स पे? खास तौर पे क्या इक्विटी मार्केट पे भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से अगर सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पर हम देखें, तो चूंकि ये दोनों अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, तो एक का प्रभाव दूसरा पर पड़े ऐसी संभावना कम होगी। लेकिन अगर ये जो 20 बिलियन की आउटफ्लो है, उसके कारण अगर करेंसी पे दबाव बढ़ता है, तो वो उसका कोलैटरल डैमेज जो है वो इक्विटी मार्केट पे पड़ सकता है। जैसे इतनी बड़ी मात्रा में अगर डॉलर यहां से निकल रही है, और जैसा कि उन्होंने आज हमें आगाह किया कि अगर उसके लिए हमारे पास कवरेज नहीं है, तो ये संभावना है कि उस पीरियड में हमारे करेंसी पे प्रेशर बन सकता है। और हमने देखा है कि अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर कि हमारी लोकल करेंसी बहुत तेजी से डिप्रिशिएट करे, उस सिचुएशन में फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज या तो ठहर जाते हैं या फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसका जो है असर हमारे इक्विटी मार्केट पे पड़ सकता है। Having said that, खाली स्टैंड अलोन बेसिस पे इसी फैक्टर पे हम केंद्रित ना रहें, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस सितंबर से नवंबर के बीच में बाकी इवेंट्स का क्या रूपरेखा क्या है। अब मान लीजिए जिस समय ये सिचुएशन हमें फेस करना पड़ रहा है सितंबर और नवंबर के बीच में, उसी दौरान फेड अगर जून में रेट हाइक नहीं कर रही है और अक्टूबर नवंबर के आसपास उन्होंने रेट हाइक करने का डिसीजन लिया,
तो वो हमारे लिए एडिशनल प्रेशर बन सकता है। तो ये इवेंट अपने आप में थोड़ा सा टेंशन तो जरूर पैदा कर सकता है इक्विटी मार्केट में, और बाकी इवेंट्स अगर ज्यादा आग में घी का काम करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। तो बड़ी बात यह है कि उस समय दुनिया के हालात कैसे होते हैं वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, इसलिए राजन साहब फूंक कर कदम रखना चाहेंगे। आज की पॉलिसी में भी उन्होंने शायद काफी हद तक सावधानी बरती है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन इसका मतलब हमारे लिए क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि जब सितंबर की ये दिक्कत आएगी, आगे फेड के रेट बढ़ेंगे, तो हमारी ईएमआई क्या कम नहीं होगी? क्या मानते हैं हमारे एक्सपर्ट? जानेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संजय सिन्हा, सौम्यकांति घोष और मिस्टर उन्नीकृष्णन। मिस्टर घोष, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप आज की पॉलिसी पढ़ के और जो गवर्नर साहब का बयान है उसको देखकर आपको कुछ समझ में आया कि अब अगला रेट कट कब होगा? एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इफ यू लुक एट द आरबीआई ग्लोबल असेसमेंट इन अप्रैल 2016 एंड जून 2016, इसका दोनों में अगर आप कंपेयर करें पार्ट बाय पार्ट, चाइना की, जापान की, यूएस में, इसमें काफी अंतर है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो ये जो लगता है कि आपको याद होगा कि एक बार भी आरबीआई ने एक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जब किया था, जब 2014 आई थिंक जनवरी में ऐसे सिचुएशन था, तो अगले रेट कट तो अभी काफी मुझे लगता है कि जो आरबीआई का पॉलिसी है इट विल कंटिन्यू टू बी इन अकोमोडेटिव, बट वेदर द नेक्स्ट रेट कट हैपेंस इन अगस्त और इन सितंबर और लेटर दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो फेयरली रिजनेबल रहेंगे और 5% के नीचे जाने का उम्मीद है, 5% अंडरशूट करने के। तो टाइमिंग विल बी अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट अगर सितंबर में भी काफी अनसर्टेनिटीज है तो ये अनसर्टेनिटीज को देख के आरबीआई हो सकते है थोड़ा सा टाइमिंग करे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगस्त में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है कि अगर अगला रेट कट हो तो उसके बाद ही होगा। ओके, मिस्टर उन्नीकृष्णन, क्या इंडस्ट्री तैयार है कि अब रेट कट ना हो? ये इंटरेस्ट रेट ठीक है आपके लिए? देखिए, ऐसा है, आज का दिन में भी जो इंटरेस्ट रेट्स वैलिड है उस इन्वेस्टमेंट ग्रेड का नहीं है, पर हमारा ये उम्मीद है कि whatever interest rate cut which is already announced by the governor in the last two announcements, which is equivalent to 1.5%, मतलब 150 basis points, transmission तो नहीं हो चुका है उसका। In fact, many banks have not even transmitted part of it, and in reality उन्होंने क्या किया, उससे जो बच गया पैसा वो उनका एनपीए के लिए प्रोविजन करके रखा है। तो अभी रेट कट से ज्यादा यही होना है कि कितना ट्रांसमिशन हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरा ख्याल से अगर 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट कुछ कमी करने से इन्वेस्टमेंट साइकिल तो चालू होने वाला नहीं है। और ये भी बात हमको मानना पड़ेगा कि the capacity utilization of the industry, for example, cement is at 75%, steel at 65%. Majority of the core sector is between 60 to 75%. जब capacity utilization चालू है तो कोई भी नए प्लान तो लगाने वाला नहीं है। तो आज this is going to be increasing, the capacity utilization reaches 85%. उसी वक्त में अगर आरबीआई ने तकरीबन 1-1.5%, 1.5% रिडक्शन करें तो जरूर इन्वेस्टमेंट साइकिल कैन बी रिवर्स। उसके लिए हमारा किसी का भी ये साल में उम्मीद नहीं है, तो इसलिए अगर आगे होगा, सितंबर में होगा या दिसंबर में होगा, उससे ज्यादा कुछ फर्क होने वाला नहीं है हमारा राय से। तो वक्त थोड़ा सा कम है। संजय सिन्हा साहब, आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या बाजार ये मान के चल रहा है कि अब एक रेट कट शायद हो या वो भी ना हो? देखिए, जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट थी आज की पॉलिसी में, वो उससे अगर आप उसकी रीडिंग ले तो शायद उससे लगता है कि रेट कट की संभावना कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब अगर हमें देखना है कि क्या लेंडिंग की रेट्स कम होगी, तो उसकी क्यों जरूरी नहीं है कि वो आरबीआई के रेपो कट से आए। अब हम लोग जो भी लेंडिंग की रेट्स बैंक निर्धारित कर रहे हैं वो अब एमसीएलआर के द्वारा निर्धारित हो रही है, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो है वो किस रेट पे डिपॉजिट रेज कर रहे हैं उससे लिंक्ड है। अगर इसी बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले सरकार ने जो स्मॉल सेविंग्स के रेट्स थे
जो एडमिनिस्ट्रेड सेविंग्स के रेट थे उन सबको घटाया है। तो जब रिलेटिव रिटर्न्स जो आपको बाकी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट से मिल रहा है अगर वो कम हो गया है तो मैं समझता हूं कि बैंक की जो डिपॉजिट रेट्स की दरें हैं वो भी अब धीरे धीरे नीचे आएंगी, और जब ये दर नीचे आएंगी तो बैंक की MCLR प्रोविजन के कारण उनकी जो लेंडिंग रेट्स है वो कम होगी। तो मुझे लगता है इसका योगदान ज्यादा होगा लेंडिंग रेट्स को कम करने में रेपो रेट के बदले में। एक तो ये है। दूसरी अगर आप देखें तो दूसरी बात जो है वो ये है कि जो लिक्विडिटी की सिचुएशन रही है बाजार में वो बहुत ही टाइट रही है। ये जो टाइट लिक्विडिटी का स्टांस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो सिर्फ अप्रैल में जाके चेंज हुआ है, और उन्होंने कहा है कि वो धीरे धीरे और भी सिस्टम को न्यूट्रल लिक्विडिटी की बात मेरी समझ में आ गई। क्योंकि आखिरी मिनट पे हम आ चुके हैं, डॉक्टर घोष आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो लिक्विडिटी बढ़ाने की बात आरबीआई ने शुरू की है, क्या आरबीआई गवर्नर अपना वादा निभा रहे हैं, और अगर हां तो आपके हिसाब से बैंक्स के लेंडिंग रेट कितने घटेंगे इस साल में, इस कैलेंडर ईयर या इस वित्त वर्ष में? देखिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि लेंडिंग रेट का जो सिचुएशन है, जो MCLR है, इसका 4 कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना आरबीआई से बोरो कर रहा है और डिपॉजिट रेट कितना है, दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीसरा है टेनर प्रीमियम, तीसरा है नेगेटिव कैरी। इसमें अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स देखें दैट इज 70% ऑफ द MCLR, तो इसका मतलब ये और बाकी सारे मोरलेस कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम नहीं होगा तो MCLR कम नहीं होगा। एंड बाकी फिलहाल जो सिचुएशन है, अगर सितंबर में आप देखिए कि FCNR में से लिक्विडिटी आउटफ्लो होते हैं और बैंक को LCR भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से उसी टाइम में डिपॉजिट रेट्स में हो सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बैंक उसी टाइम पे उसको डिपॉजिट मोबिलाइज करना है। अगर डिपॉजिट रेट्स बढ़ गया तो उसके लिए जो ट्रांसमिशन अभी चल रहा है उसको कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसमिशन हुआ है अभी कंटिन्यू होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर इट विल डिपेंड ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन हाउ द बैंक्स आर गोइंग टू ट्रांसमिट। ओके, यानी काफी मुश्किल लगता है यहां से ब्याज दरों का वाकई घटना। शायद बाजार इतना पेसिमिस्टिक होकर तो नहीं चल रहा है कि ब्याज दरें नहीं घटेंगी, इसलिए उम्मीद यह है कि आगे आने वाले महीनों में रेट कम मिलेंगे, और नहीं मिले तो निराशा जरूर होगी निवेशकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।